वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ अजला के ज़िला अफसरान से करेंगे बातचीत। अजला में सरकारी मनसूबों और प्रोग्रामों पर अमल आवरी की पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल के बारे में लेंगे फीडबैक। 5 रियासतों में इंतखाबी तशहीर ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला अमित शाह यूपी में करेंगे इंतखाबी मुहिम की शुरुआत। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों के सीनियर लीडर भी तशमीर में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन आज मरकजी सियासत सेक्रेटरी समेत रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ करेगा मीटिंग। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले 10,000 केस हुए कम। वहीं ओमिक्रॉन की तादाद 10,000 के पार। आज से बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए आइसोलेशन नहीं होगा लाजमी। तमिलनाडु ने इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का किया ऐलान। वहीं गुजरात के 17 मजीद शहरों में लगा रात का कर्फ्यू। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला इमारत की 20वीं मंजिल पर आतिशज़दी। आग में झुलसने से 2 की मौत। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बैनुल अक़वामी खबरों में रूस ने कहा यूक्रेन के मसले पर अमेरिका के साथ बातचीत रहेगी जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे सीधी कार्रवाई का करना पड़ेगा सामना। मुमकिन रूसी हमले से बचाव के लिए यूक्रेन की हिमायत में आगे आए कई ममालिक। और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु खेलेंगी सेमीफाइनल मुकाबला। सिंधु का सामना सेमीफाइनल में रूस की एवजीनिया कोस्तेस्का से। दूसरे खवातीन सिंगल सेमीफाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी मालविका और अनुपमा होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। नज़र डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ अजला के ज़िला अफसरान से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अजला में सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों के निफाज में हुई पेशरफ्त और मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनकी राय लेंगे। इस बातचीत से स्कीमों से मुताल्लिक़ हालात का जायज़ा और इसके निफाज में दरपेश चैलेंजेस का पता लगाने में भी मदद मिल सकेगी। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास वाक़ कमला इमारत की 20 मंजिला एक इमारत में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां जाए वक़ू पर मौजूद हैं। इस आतिशज़दगी में 2 लोगों की मौत जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आग बुझाने के लिए कोशिशें फ़िलहाल जारी हैं। प्राथमिक जानकारी है कि 15वें फ्लोर पे डट से जो है आग लगी और ऊपर तक गई। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड 19 फ्लोर था और एक संयुक्त अभियान जो पुलिस फायर ब्रिगेड उनके साथ में करने के बाद जो है उसमें इवैक्यूएशन हो गया है। फायर अभी कंट्रोल में आ गई है। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और किसी तरह से कोई इंजर्ड है क्या। अराउंड 15 इंजर्ड जो है विभिन्न अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं। नायर हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में है। इसमें से 4 और क्रिटिकल हैं अभी और उनके अभी मतलब डॉक्टरी देख रेख चालू है। इसके अलावा भी हम लोग अभी जो है अभी आप देख रहे हैं पीछे की राहत और बचाव कार्य चालू है। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के तमाम सीनियर रहनुमा इंतखाबी मुहिम में पूरे दमखम के साथ मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर दाखिला अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी दौरान वज़ीर दाखिला कई पार्टी मीटिंग भी करेंगे और असेंबली इंतखाबात के तहत कारकुनों और पार्टी अहदेदारों की रहनुमाई भी करेंगे। वहीं वज़ीर दाखिला किराना दौरे पर घर घर राब्ता मुहिम के जरिए इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बाद में वो शामली के एक होटल में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे। नेज़ शाम में वज़ीर दाखिला मेरठ में एक खुसूसी मीटिंग भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों की सीनियर लीडरान भी आइंदा असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में मसरूफ़ हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करती है जबकि बीजेपी ज़मीनी सतह पर उत्तराखंड की तरक्की के मॉडल पर काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी ने सीटों की तकसीम और आने वाले इंतखाबात में बीजेपी के इम्कानात के अलावा कई मसाइल पर DD न्यूज़ से बातचीत की। आइए सुनते हैं। वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लिस्ट हुई आ चुकी है, पहली लिस्ट
59 लोगों के, अभी 11 लोगों के नाम आने बाकी हैं। क्या अभी कुछ ऐसा मंथन चल रहा है इस बीच में, या फिर कोई ऐसी मनमुटाव का सिलसिला है इस बीच में? देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व तो हमारे पास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो निश्चित रूप से ये चयन की प्रक्रिया हमारी थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से चलती है और जो नाम हमारे मंडल इकाई से लेकर जिला इकाई से और प्रदेश की इकाई ने जो भी नामों पर विचार किया था, वो सारे नाम केंद्रीय चुनाव समिति को जाते हैं। चुनाव समिति ने उन नामों पर मोहर लगाई है और चूंकि एक एक सीट पर बहुत सारे दावेदार थे और बहुत सब एक से एक योग्य थे, लेकिन देशताल परिस्थिति के अनुसार अभी 59 जगह पर नाम फाइनल हुए हैं और 11 बचे हुए हैं। उन पर भी जल्दी ही फाइनल हो जाएंगे। जिनका टिकट फाइनल हो गया है वो सभी अपने क्षेत्रों में गए। सभी कार्यकर्ता सभी उनके साथ लगेंगे और उनको जिताने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक मिथक भी चला आ रहा है कि जो एक सत्ता में रहती है अगली बार चेंज मांगती है, जो उत्तराखंड की जो भी जनता है। तो आपको लगता है कि ये बदलाव की बात है, या फिर पार्टी की तरफ से जो मनमुटाव हैं उनको भी आप लोगों ने दूर करने की कोशिश की है? नहीं, बदलाव कहीं नहीं है। देखिए, उत्तराखंड की जनता इस बार भारी बहुमत की, यानी कि हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार। अब की बार 60 का नारा जो है हमारा केवल नारा नहीं है, ये पूरी तरह से चरितार्थ होना है, पूरी तरह से धरातल पर आना है और उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और कोई मिथक नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी के बनने के बाद पूरे देश के अंदर जो भी मिथक थे सारे मिथक टूटे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे आप? क्योंकि कांग्रेस तो कई चीजें कहती है, जो भी आप योजनाएं चला रहे हैं वो कहते हैं हमने पहले से शुरू की थी और बीजेपी ने आकर के इसको केवल अपना नाम दे दिया। आप किन किन मुद्दों पे लेकर के जाएंगे? देखिए, कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे कि आज से 1960 में हमने पत्थर रखा था और पत्थर पता नहीं गायब हो गया, कहीं मिला भी नहीं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। उन्होंने काम किया होता तो अपने समय में उनका लोकार्पण करते। उन्होंने तो कुछ योजनाओं का शिलान्यास कर दिया होगा, छोड़ दिया। और ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। देश की जनता को हमेशा उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, देश की जनता को हमेशा गुमराह करने का काम किया है। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुए इन 5 वर्षों में हुए हैं और हमने काम किए हैं। एक पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं और हर क्षेत्र में काम हुआ है। जाते जाते बस ये बता दीजिए कि धामी वर्सेस रावत होने वाला है क्या चुनाव? देखिए, इस बार यहाँ का चुनाव कारनामे वर्सेज काम होने वाला है। धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम इस वक्त है बीजेपी का इलेक्शंस को लेकर के, और उनका कहना है कि इस बार की भी भाजपा जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ फिर से उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन कुलदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, देहरादून। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन आज उन सभी 5 रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग करेगा जिनमें पोलिंग होनी है। इस दौरान चुनाव वाली सभी 5 रियासतें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा एक वर्चुअल मीटिंग में कमीशन के सामने वैक्सीनेशन और कोरोना मामलों की मौजूदा सूरत हाल पेश करेंगी। अगले माह शुरू होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी जमातों को रियासतों में रैलियां करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इस पर फैसला आज इलेक्शन कमीशन की जायजा मीटिंग में लिया जाएगा। अहम बात यह है कि कमीशन ने फिजिकल कैंपेन पर पाबंदी लगा दी थी। कमीशन ने पहले फिजिकल रैलियों पर पाबंदी में 15 जनवरी और बाद में 22 जनवरी तक तौसी की थी। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की पोलिंग के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल कल खत्म हो गया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल पीर को की जाएगी। वहीं रियासती असेंबली के दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी भरने का अमल शुरू हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि 9 अजला के 55 असेंबली हलकों में दूसरे मरहले की पोलिंग 14 फरवरी को होगी। दूसरी जानिब में एक मरहले पर मुश्तमिल उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने बैनुल अक़वामी आमद के लिए तरमीम शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं जो आज से नाफिज हो रहे हैं। रहनुमा खतूत के मुताबिक ख़तरे वाले ममालिक से भारत आने वाले मुसाफिरों की अगर कोविड जांच पॉजिटिव आती है तो उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेट किया जाए या उनका इलाज किया जाएगा और ज़रूरी नहीं कि उन्हें आइसोलेट सहूलियात में दाखिल कराया जाए। दिल्ली के निजी दफातर में 50% एहलकारों की मौजूदगी की इजाज़त दी गई है।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। यौमिया कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अगले अहकामात तक जारी रहेगा। जुमे की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा। इससे कबल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नज़र दुकानों और तिजारती मराकज़ के लिए वीकेंड कर्फ्यू और ताक़ुजुफ्त स्कीम को ख़त्म करने की दिल्ली हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली हुकूमत ने इन्फेक्शन में कमी की वजह से पाबंदी ख़त्म करने की सिफारिश की थी। और तमिलनाडु में कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र कल से रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रियासती हुकूमत ने ये सख्ती इख्तियार करने का फैसला किया है। आज रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इसी दौरान तमाम दफातर और मॉल्स बंद रहेंगे, ताहम ज़रूरी खदमात को इन पाबंदियों से आज़ाद रखा गया है। इससे कबल 9 जनवरी और 16 जनवरी को भी मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया था। रियासत में हालात काबू में ना आने की वजह से लोगों को सख्त पाबंदियों में रहना पड़ेगा। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 28,561 नए केस सामने आए हैं। इस बीच गुजरात में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दौरान रियासती हुकूमत ने कई दीगर मकामात पर भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 8 बड़े शहरों और 2 शहरों के साथ साथ 17 कस्बों में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। ये फैसला वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कोरोना जायजा मीटिंग के दौरान लिया। उस वक्त आनंद और नाडियाड के अलावा अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर में रात का कर्फ्यू नाफिज है। इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने मजीद 17 कस्बों में भी रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। गुजरात में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 21,225 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 अफराद की मौत हुई है। बढ़ते हुए इन्फेक्शन के दौरान गुजरात हुकूमत सख्ती इख्तियार कर रही है। और कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 161 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वहीं वैक्सीनेशन मुहिम के 371वें दिन शाम 7 बजे तक 58 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन भी लगाई गई। काबिल ज़िक्र है कि वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और आला सतह पर इस मुहिम का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि अब एक मोबाइल नंबर से कोविन पोर्टल पर 6 अराकीन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इससे पहले पोर्टल पर एक नंबर से सिर्फ 4 मेंबरान का ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। काबिल ज़िक्र है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को मुल्क भर में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत मुस्तफ़िदीन के लिए वैक्सीनेशन के अमल को हमवार करने के लिए डेवलप किया गया है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविन अकाउंट में मुद्दे उठाएँ के उन्वान से एक नई सहूलत शुरू की गई है। इसके ज़रिए मुस्तफ़िदीन अपने मौजूदा कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस में तब्दीली कर सकते हैं, यानी मुकम्मल वैक्सीनेशन को जुज़वी तौर पर वैक्सीन शुदा या गैर वैक्सीन शुदा के ज़ुमरे में और जुज़वी तौर पर गैर वैक्सीन शुदा ज़ुमरे में तब्दील कर सकते हैं। वैक्सीनेशन स्टेटस को अपडेट करने में गैर दानिस्ता गलती की सूरत हाल में इसे दुरुस्त भी किया जा सकता है। वज़ारत ने कहा है कि मुद्दई उठाएँ कि इस सहूलत के साथ ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने के बाद वैक्सीनेशन के स्टेटस में तब्दीली होने से 3 से 7 दिनों का वक्त लग सकता है। मौजूदा सिस्टम के तहत एक बार वैक्सीनेशन स्टेटस दाखिल किए जाने के बाद मुस्तफ़िदीन मौजूदा रहनुमा खतूत के मुताबिक अपनी वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। इत्तलात और नशरियात की मरकज़ी वज़ारत ने एक बार फिर 35 यूट्यूब चैनल्स, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स और 2 वेबसाइट्स के साथ एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने की अहकामात जारी किए हैं। वजारत में सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। इन तमाम चैनल से भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी था। उन्होंने ये भी बताया कि ये तमाम चैनल्स और अकाउंट्स पाकिस्तान से चलाए जाते हैं और भारत मुखालिफ खबरें और दीगर मवाद की तशहीर करते हैं। इस मामले पर हमारे साथी उर्मिलेश भट्ट ने सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र से खुसूसी बातचीत की। The point is that our intelligence agencies are now alive to this issue. This last month we blocked about 20 YouTube channels. This month we have blocked about 35 YouTube channels. And as you can see that they are YouTube channels with 1 crore 20 lakh subscriber base, 130 crore views. 130 crore is almost the population of India. So now since this process started, I am sure that more and more such channels will get blocked. Our YouTube, our intelligence agencies are at work. We are at work. At the same time, I would like to ask you also that you carry this message to the people. And in fact, we will like that the people come up with their own this thing. They tell us that these are the channels which are toxic and which are against the country, and we will take action against those.
और दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 34,64,00,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 56,01,000 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7,11,00,000 केस सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,86,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 16 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,57,00,000 से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1,09,00,000 से ज़ायद और जर्मनी में 85,35,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दीगर बैनुल-अक़वामी खबरों में नेटो के अराकीन एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया यूक्रेन को अमरीकी साख्ता एंटी आर्मर और तैयारा शिकन मिसाइल फराहम करेंगे। तीनों ममालिक के वज़राए दिफा ने गुज़िश्ता शाम एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद फराहम कराने के लिए तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि एस्टोनिया जेवलिन एंटी आर्मर मिसाइल भेजेगा, जबकि लाटविया और लिथुआनिया स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रवाना करेंगी। इस दौरान मगरबी ममालिक यूक्रेन पर किसी भी फौजी हमले की सूरत हाल में रूस के खिलाफ पाबंदी आयद किए जाने की भी पूरी तैयारी में है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने फिर दोहराया है कि रूस को किसी भी हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसी दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने जेनेवा में मुलाकात की। ये मुलाकात यूक्रेन और नेटो के मामले पर वाशिंगटन और मॉस्को के दरमियान बढ़ते हुए कशीदा ताल्लुकात के तनाजुर में हुई है। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के आला सिफारतकारों ने यूक्रेन से मुतालिक कशीदगी कम करने के लिए इत्तफ़ाक़ राय करते हुए बातचीत ख़त्म की। दूसरी जानिब अमरीका ने आइंदा हफ्ते रूस के सिक्योरिटी मुतालबात का तहरीरी जवाब देने का भी वादा किया है। ब्लिंकन ने बातचीत के बाद कहा कि अमेरिका अगले हफ्ते रूस के साथ तहरीरी तौर पर ख्यालात का इश्तराक करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के साथ बेहतर सिफारती ताल्लुकात का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम तहरीरी तौर पर रूस के साथ अपनी तशावीश और ख्यालात तफसीली तौर पर शेयर कर सकेंगे। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक मुआहदे के साथ मीटिंग ख़त्म करते हैं। रुख करेंगे खेल के मैदान का। 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता पीवी सिंधु आज लखनऊ में जारी सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट में अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। सिंधु का सेमीफाइनल में मुकाबला रूस की एवजीना कोस्तेस्काया से होगा। इससे पहले सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सोपनीडा कैर्थेंग को शिकस्त दी थी। सिंधु ने एक सख्त मुकाबले के दौरान गेम में शिकस्त के बाद वापसी करते हुए 1 घंटा 5 मिनट में 11-21, 21-12 और 21-17 के स्कोर से मैच अपने नाम किया था। टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। भारत की मालविका बंसोड का मुकाबला अपने ही मुल्क के अनुपमा उपाध्याय से होगा। मालविका क्वार्टर फाइनल में आकर्षी कश्यप को शिकस्त देने में कामयाब रहीं। इसके साथ ही अनुपमा ने भारत की सामिया अम्माद को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। जुमे को खेले गए एक मैच में जनूबी अफ्रीका ने 288 रन का हदफ 48 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इस जीत के साथ ही जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है। क्विंटन डिकॉक और मिलान ने हदफ के ताक़ुब में मेज़बान टीम को शानदार आगाज़ फराहम किया। डिकॉक ने 78 रन की इनिंग खेली। इसके साथ ही मिलान ने 108 गेंदों में 91 रन की इनिंग खेलकर टीम को फतेह के करीब पहुंचाया। वहीं कप्तान वामा 35 रन बनाने के बाद ही आउट हुए। एडन मार्क्रम ने 37 रन बनाए और रासी वैन डरडोसन 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए। टीम के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा 85 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 55 रन की इनिंग खेली। पहले मैच में निस्फ सेंचुरी बनाने वाले शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में 38 गेंदों में 40 रन बनाए। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त फॉर्म में चल रही भारतीय टीम आज अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच के लिए युगांडा के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कई खिलाड़ियों के कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए जाने की वजह से भारत के सामने युगांडा के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज तमाम खिलाड़ियों की दस्तयाबी होगी।
भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह यकीनी बना चुकी है। ताहम टीम बड़ी जीत के साथ अपनी जीत की मुहिम जारी रखने की कोशिश करेगी। आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच से कबल भारत के 17 में से 6 खिलाड़ी मजबूत पाए गए थे। इसके बाद भी टीम इंडिया ने 174 रन से जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इससे कबल भारतीय टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। सलामी बल्लेबाज हरनों सिंह और अंकुश रघुवंशी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब युगांडा ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। और दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के मुख्तसर जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा अखबार मशरक़ से, और ये है 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट ब्लॉक किए गए हैं। इन यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स पर मुल्क मुखालिफ मवाद की इशाअत का इल्ज़ाम था। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो भी अखबार मशरक़ से, और यह है 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क ज़रूरी नहीं है। हुकूमत ने कोविड-19 के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत जारी किए हैं, और इसमें नई गाइडलाइंस के मुताबिक 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना अब ज़रूरी नहीं रहेगा। तीसरी खबर भी है अखबार मशरक़ से, और यह है सऊदी हुकूमत की उम्रे पर पाबंदियों की तरदीद। सऊदी अरब ने कोरोना की नई लहर में उम्रे पर पाबंदी के हवाले से उड़ने वाली अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। अगली खबर जो हमने ली है वो है हमारा समाज से, और ये खबर है हमारा समाज की। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फ़िलहाल जारी रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हुकूमत की तजवीज़ को नामंजूर कर दिया है, जिसमें उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू ख़त्म करने की बात की थी। जो अगली खबर है वो भी है हमारा समाज से ही, और ये है अमर जवान ज्योति अब नेशनल वॉर मेमोरियल में होगी रोशन। अमर जवान ज्योति को अब मतगम कर दिया जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल में। आखिरी खबर जो हमने ली है वो है इनकलाब से, और ये है नफरत अंगेज़ी के खिलाफ हुकूमत से कानून साजी का मुतालबा। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला के चेयरमैन आनंद शर्मा ने वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा। तो नाजरीन, ये थी इस वक्त की सुर्खियाँ अखबारात से, और अब नज़र डालेंगे मौसम के मिजाज पर। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।